हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ माय लेटेस्ट वीडियो और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ रूटीन वीडियो और अ व्लॉग। आज मैं अपना एक स्टोरी टेलिंग सेशन कर रही हूँ। माई लाइफ इन USA, माई स्टोरी ऑफ लास्ट 7 years ऑन H4 वीज़ा। ओके, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे। सो अ वेरी क्विक इंट्रो फॉर यू ऑल। मेरा नाम गौरा सिंह है और करेंटली मैं फ्लोरिडा USA में रहती हूँ। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड और प्यारी सी 2 बेटियों के साथ रहती हूँ। मेरे दोनों बच्चे US सिटीज़न हैं। मेरे हस्बैंड H1B वीज़ा होल्डर हैं और मैं हूँ H4 वीज़ा होल्डर यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर। तो मेरी जर्नी कैसी रही है ओवरऑल लास्ट 7 years की, वो सब आप इस वीडियो में देखोगे। तो H4 वीज़ा क्या होता है? ये एक डिपेंडेंट वीज़ा होता है। शुरू में आपको इस पे वर्क करना अलाउड नहीं होता और काफ़ी लोग इस वीज़ा को ना क्रिटिसाइज़ करते हैं दिस एंड दैट, लेकिन मैंने शुरू से ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा था और इस तरीके से लास्ट 7 years बहुत अच्छे निकल गए बीइंग ऑन द H4 वीज़ा। और 2 साल पहले मुझे भी अपना H4 EAD रिसीव हुआ और मैं बहुत खुश हुई। दैट वाज अ रियली बिग माइलस्टोन फॉर मी। अच्छा, H4 EAD की और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। चलिए चलते हैं, मैं अपना स्टोरी टेलिंग जो कर रही हूँ उसी को फॉरवर्ड करते हैं। सो May 3, 2015 को पहली बार मैंने यूनाइटेड स्टेट की ज़मीन पे कदम रखा। आई केम टू द कंट्री ऑफ द फ्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ न्यूली मैरिड वाइफ। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स को कंट्री ऑफ फ्री, द लैंड ऑफ फ्री कहा जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब यूनाइटेड स्टेट्स में जो H4 वीज़ा होल्डर्स थे उनको वर्क करना अलाउड नहीं था, इवन दो उनके पास बहुत ही हाई डिग्रीज थी, डिप्लोमास थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस थी। दे यूज्ड टू फील लेफ्ट आउट, लोनली, डिप्रेस्ड एट द होम इन द डार्क फेसेस। बट रूल्स चेंज हुए May 26, 2015 से। नए रूल्स के अकॉर्डिंग H4 वीज़ा होल्डर्स को सारे ही डिपार्टमेंट, सारे ही सेक्शंस में वर्क करना अलाउड है। सो शादी के बाद मेरे हस्बैंड USA वापस आ गए थे। मेरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुए थे, कुछ टाइम लग रहा था, इसलिए मैं इंडिया में ही थी। एज सुन एज मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए, एवरीथिंग वाज गुड। सो मैं आ गई USA एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू कम टू अ न्यू कंट्री। नया कल्चर देखने को मिल रहा था, नए चैलेंजेस, नए लोग और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो रहा था। सो इंडिया में मैं वर्क करती थी और शादी के बाद जब मैं यहाँ मूव हुई तो जैसे मैंने बताया मुझे अलाउड नहीं था वर्क करना, मेरे पास वर्क परमिट नहीं था। तो इनिशियली कुछ दिन तो बहुत फन फील्ड थे कि वर्क नहीं कर रही हूँ, किसी भी टाइम जगती थी, किसी भी टाइम सोती थी एंड कोई टाइम टेबल नहीं था, बहुत ही चिलिंग वाला टाइम था। लेकिन ऐसा टाइम ना ज़्यादा दिन नहीं चलता। अच्छा, जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ हो सकता है इसके साथ जो क्लिप्स हैं वो मैच ना करें, बट प्लीज़ बियर विद मी। और जो मेरी स्टोरी है वो ज़्यादा मेन है तो उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सो US एम्बेसी के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि H4 वीज़ा इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कैसे रहा। तो आई होप ये न्यू H4 जो अप्लाई कर रही हैं उनके लिए काम आएगा। तो US एम्बेसी जब मैं गई थी तो कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे मैं ब्रीफ कर देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि हेलो, हाउ आर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज। सो उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ वर्क करते हैं, आपकी मैरिज कहाँ पे हुई, कब हुई और आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी मैरिज अगर अरेंज है तो कैसे अरेंज हुई थी एंड देन आपकी मैरिज में कितने लोग आए थे एंड लास्ट था कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। अच्छा, USA आने के बाद जो मेरा पहला दिन था वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मेमोरेबल था। मैं एक घर से दूसरे घर में आ गई थी। माय हस्बैंड वेलकम्ड मी और मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा था और मेरे हस्बैंड ने एक ग्लास चावल का भर के गेट पे रखा था सो दैट मैं उसको लुढ़काऊँ और ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है हमारे इंडियन कल्चर में। एंड दूसरा घर तो था, ये तो सही है, और मेरे हस्बैंड ने दाल भिंडी सब्ज़ी बनाई थी, नान था एंड दैट वाज अ मंडे, ब्यूटीफुल मंडे, फ्रेश मॉर्निंग। और पहले कुछ दिन बड़े अलग से ही थे। पूरे दिन नींद आती रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी, तो मैं फुल जेट लैग में थी। हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे और मैं घर पे सो जाती थी, फिर रात को मुझे नींद नहीं आती थी। और इंडिया का टेस्ट जो था वो था ज़बान पर, इंडिया का पानी, वहाँ का खाना, वहाँ की चीज़ें। यहाँ की चीज़ों में उतना टेस्ट नहीं आ रहा था। यहाँ के लोगों का कल्चर, उनकी हैबिट्स देख के काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। यहाँ का वेदर भी काफ़ी डिफरेंट था। यहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती थी शुरू में।
और किसी नई चीज़ को जानने में, किसी नई जगह पे अडेप्ट होने में टाइम तो लगता ही है। ऑल्सो इंडिया में मैंने थोड़ी रिसर्च की थी कि मुझे H4 वीज़ा पे वर्क करना अलाउड नहीं होगा, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कैसे अपने आप को एंगेज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। सो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी जो आने वाला था आगे उसको फेस करने के लिए। तो चलिए कुछ इनिशियल मंथ्स की बात करते हैं कि इनिशियल मंथ्स कैसे रहे। तो मैं समर में आई थी, मई का मंथ था जैसे मैंने बताया, 2015 मई। और समर का टाइम बेस्ट होता है यूएसए में, क्योंकि यहाँ पर लोग बाहर निकलते हैं, बड़ा हैपनिंग सा होता है समर यहाँ पे। तो मैं बाहर निकलती थी, लोगों को देखती थी। मेरी सोसाइटी में अगर मुझे कोई भी इंडियन दिखता था ना, मैं बहुत खुश हो जाती थी। हे इंडियन फैमिली है, वो उसको हाई करने लगती थी। तो मेरे लिए ये था कि हाँ इंडियंस लोग दिख रहे हैं, तो हाँ थोड़ा अपनापन सा लगता था। और लाइब्रेरी जाती थी शुरू में मैं अपने आप को इंगेज करने के लिए, बुक्स वगैरह लाती थी पढ़ने के लिए। हमारी जो सोसाइटी थी ना, वहाँ पर बहुत सारे इंडियन लोग थे, तो हमारा पूरा एक बड़ा सा ग्रुप बन गया था। और काफ़ी सारी लेडीज़ मेरी तरह H4 वीज़ा पे थीं, कुछ के बच्चे थे, कुछ मेरी तरह थीं जिनके बच्चे नहीं थे। और हम सब लोग मिलके ना पॉटलक्स करते थे, गेट टुगेदर करते थे, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। और वेदर तो अच्छा होता था, तो हम समर में अपार्टमेंट्स के बाहर जो सर्कल होता था वहाँ पे भी ना चेयर्स वगैरह लगी होती थी, वहाँ पे करते थे। और बहुत ही अच्छा जो टाइम है वो निकल रहा था। सो इस तरीके से समर्स तो बहुत अच्छी निकल गई। एंड देन कम्स द विंटर्स। तो विंटर्स जो होती हैं यहाँ पर यूएसए में, शुरू में तो बहुत ही फन फील्ड लगती हैं, स्नो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ पिक्चर्स भी खिंचाते हैं, फिर इंडिया शेयर करते हैं पिक्चर्स को, तो हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स भी बड़े खुश हो जाते हैं। बट द रियल पार्ट इज़ कुछ दिन बाद आपको वो विंटर जो है वो डिप्रेसिंग लगने लगती है, मोनोटोनस लगने लगती है। सो नया देश था, नई जगह थी, बहुत सारी घूमने फिरने की भी जगह थी जो हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। और ट्रैवल करना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनकी कंपनी में मैंने भी ट्रैवल करके इस नए देश को जाना। सो विंटर्स तो थी ही, साथ में थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी। आई वॉज प्रेग्नेंट विद सिया। और विंटर्स को काटना, साथ में प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कराते थे। और मेरे हस्बैंड पूरी कोशिश करते थे कि मुझे खुश रखें और इंगेज रखें, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स जो हैं वो तो मूड को चेंज करते ही रहते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने आप को फुल बिज़ी रखती थी। और विंटर्स थी ना, इसलिए इतना जल्दी बाहर निकलना नहीं हो पाता था। बहुत सारे कपड़े पहनो, बाहर निकल के जाओ, तो इस तरीके से ना वीकेंड्स तो अच्छे निकल जाते थे। कभी फ्रेंड्स लोगों से मिलना मिलाना हो जाता था, कभी फ्रेंड्स हमारे यहाँ आ जाते थे। बट मंडे टू फ्राइडे जो है वो निकालना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को बिज़ी रखना शुरू किया, थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह सर्च किया। और उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करती हूँ, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मैं उस टाइम पे यूट्यूब चैनल नहीं क्रिएट कर पाई। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने धीरे धीरे यहाँ पर लर्न की हैं। सबसे पहली चीज़ जो लर्न की वो है कुकिंग। यहाँ जब मैं आई तो मुझे कुकिंग करना बिल्कुल नहीं आता था। कई बार चीज़ें जो है मैंने जला दी, और इंडिया में मैंने कभी कुकिंग नहीं की, मेरी मम्मी ही हमेशा खाना बनाती थी। और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जॉब लगी तो वहाँ पे कुक्स अवेलेबल थे, वो लोग खाना बनाते थे। तो मेरा हाथ कभी लगा ही नहीं किचन में जिससे मैं खाना बनाना सीखूँ। जब यहाँ आई तो खुद के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, तो धीरे धीरे मैंने ना काफ़ी कुछ बनाना सीखा। नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती थी, कुछ बनाने का मन होता था। अगर सच बताऊं तो आज भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं कुकिंग में, और मुझे कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं सिर्फ इसीलिए खाना बनाती हूं ताकि मेरे बच्चे खाएं अच्छे से, हस्बैंड खाएं। आई ट्राई टू कुक फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मैं एक्सपर्ट्स तो नहीं हूँ। सो इस कंट्री ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ बॉर्न हुए, और मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए एक ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद करती हूँ इस कंट्री से। हाँ, यहाँ के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को एवरीडे फेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारा डिसीजन है। हमें यहाँ पर कोई फोर्सफुली तो लेकर नहीं आया है। इट इज़ आवर डिसीजन कि हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, रह रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को ना क्रिटिसाइज़ करते हुए देखा है। क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होता। जो सच है वो यही है कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ रह रहे हैं, कोई भी आपको फोर्स करके यहाँ नहीं लाया है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या आप इंडिया को मिस नहीं करते।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंडियन अपने कंट्री इंडिया को मिस ना करे, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिटी को, अपनी गलियों को, अपने प्रीवियस कलीग्स को, स्कूलमेट्स को, क्लासमेट्स को। कौन मिस नहीं करेगा? आई मिस ईच एंड एवरीथिंग। मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं, मेरे सिबलिंग्स इंडिया में हैं, मेरे इन लॉज इंडिया में हैं और खूब सारे रिलेटिव्स हैं जो इंडिया में हैं। तो हम लोग फेस्टिवल्स के टाइम पे हमेशा मिस करते हैं सेलिब्रेशंस को, हर चीज़ों को। लेकिन हम इंडियन एनआरआईज़ की लाइफ भी तो ऐसी होती है। इंडिया में हमारी फैमिली है, यहाँ पर हमारा वर्क है, जॉब है और इस तरीके से हम दोनों पलरों में पलटते रहते हैं। ओके गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने वीडियो पहली बार देखा है या पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हो और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा टू मेक न्यू कंटेंट फॉर यू ऑल। ऑल्सो आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है hopeyouRelate.IndianMomUSA। और इस तरीके से मैंने अपने थॉट्स को बहुत ही ऑनेस्टली आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। आई होप यू कनेक्ट विद मी, यू रिलेट विद मी एंड कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर ऐड कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ। हर किसी की अपनी अलग जर्नी होती है। जो मेरी जर्नी है, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।